अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो पीछे देखे बिना मुसलसल भाग रहा था। उसकी टांगें शल हो रही थीं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहने की खातिर मुसलसल भाग रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो रुक गया तो मौत उस पर हावी हो जाएगी। वो बिजली की सी तेजी से दौड़ रहा था। घुप अंधेरा होने के बावजूद उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो 14 तबकों में उसकी आंखें देखने की जिसारत रखने लगी थीं। या फिर ये शायद सब कुछ इसलिए था कि उसे जिंदा रहना था। वो जानता था कि अगर वो एक पल के लिए भी रुक गया तो दोबारा दौड़ नहीं पाएगा। वो ना चाहते हुए भी अपनी तमाम तर हिम्मत लगा के दौड़ रहा था। उसके पीछे मुसलसल कह कहे लगाने की बुलंदो बाला बाज़गश्त गूंज रही थी। यूं लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग उसके पीछे लगे हुए हों। मंजिल करीब थी। कुछ ही फासले पर उसे मेन रोड दिखाई दे रहा था, जिस पर खासी तादाद में ट्रैफिक आ जा रही थी। वो किसी तरह उस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहता था। ऐन उस वक्त जब वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर कदम निकालने ही वाला था कि एक देवकामत दरख्त की बुलंदो बाला शाख झूलती हुई नीचे आई और उसे मजबूती से जकड़ती हुई फिजा में मौलक हो गई। ये सब कुछ इतनी सिरत से हुआ था कि उसे समझने की फुर्सत भी न मिली थी। कब्रिस्तान की सकूत ज़दा फिजा में खुशी और फतह के कहकहे बुलंद होने लगे थे। यूं लग रहा था जैसे शहर खामोशां के बासी उसकी बेचारगी और बेबसी पर कहकहे हाँक रहे हों। मुसलसल दौड़ते रहने की वजह से उसकी सांसें धुंकनी की तरह चल रही थी। उसने हालात को समझने के लिए फिलवक्त अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कैफियत पर काबू पाने की नामुमकिन सी सही करने लगा। तभी उस दरख्त की शाख ने उसे उछालकर दूसरे दरख्त की तरफ फेंका और दूसरे दरख्त की शाख ने उसे फिलफोर पकड़ लिया और फिर ये सिलसिला सिरत के साथ चल पड़ा। एक दरख्त की शाख दूसरे की तरफ उसे उछाल रही थी। शाखें फुटबॉल की मानिंद उससे खेल रही थीं और वो मुसलसल चीखों पुकार कर रहा था। इतनी देर दौड़ने की वजह से वो बमुश्किल अपनी मंजिल के करीब पहुंचा था। तभी आखिरी दरख्त की शाख ने उसे झुककर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। ये वही जगह थी जहां से उसने भागना शुरू किया था। थोड़ी देर तक तो वो आंखें बंद किए पड़ा रहा और फिर जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो अगला मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन सरक गई। नवंबर पहले की निस्बत ठंडा साबित हुआ था। सितंबर के आखिरी दिनों में कमरों में घुसना पड़ गया था और फिर नवंबर ने तो सोने पे सुहागा कर दिया था। नवंबर के अवाइल दिनों में मूसलाधार बारिशें हो गई थीं। बारिशों की वजह से ठंड काफ़ी पड़ गई थी। कमरों में घुसने के साथ साथ लोगों को हीटर ऑन करने पड़ गए थे। जिनके यहाँ हीटर की सहूलत नहीं थी वो कमरों में आग जलाकर गुजारा करते थे। आज नवंबर की 13 तारीख थी। सुबह से काफ़ी ठंड पड़ रही थी। अमीर घरों में अनगिनत पकवान पक रहे थे, जबकि गरीब लोग दुआ गो थे कि मौसम करवट बदले और वो काम के सिलसिलों में घरों से बाहर निकल सकें। लेकिन मौसम इतना ठंडा हो चुका था कि कपकपी से पसलियाँ टूटने का खदशा होने लगा था। दिन तो दरकिनार, जब शाम के साए अपने पर फैलाने लगे तो मौसम में ठंडक मजीद बढ़ने लगी। नवाब सोहराब खान अपनी हवेली में अंगीठी के सामने बैठे किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। जब उनकी अहलिया ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने चौंक कर अपनी अहलिया की तरफ देखा। क्या बात है जी? अहलिया ने पूछा। आज आपने पूरा दिन अंगीठी के सामने बैठकर बिता दिया है। सुबह से मैं देख रही हूँ आप काफ़ी मुस्तरिब दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी पूछ रहे थे कि आज अब्बू इतने उदास क्यों हैं। नवाब सोहराब खान ने बीवी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आए गोहर हाय आबदार उनकी अहलिया से पिन्हा न रह सके। आप रो रहे हैं? क्या तुम्हें मालूम है आज क्या तारीख है? नवाब सोहराब खान ने सवालिया निगाहों से अहलिया को देखते हुए कहा। 13 नवंबर, अहलिया ने मुख्तसर जवाब दिया। आज हमारी बेटी को हमसे जुदा हुए 1 साल बीत गया है। नवाब सोहराब खान गोया हुए। आप उसे लेकर इतना परेशान हैं? अहलिया ने उनकी ढारस बंधाने के लिए कहा, ये जानते हुए भी कि वो आपकी इज्जत मिट्टी में उछालकर अपने किसी आशना के साथ 9-11 हो गई थी और आज तक उसने पलटकर नहीं देखा। अहलिया की बात में दम ज़रूर था, लेकिन हकीकत ये थी कि आज बेटी का सुनकर उसका दिल भी किरची किरची होकर रह गया था। उसे वो वक्त याद आ गया जब उसकी जवान बेटी की मैयत उसके घर पहुंची थी। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी बच्ची ने ऐसी कोई हरकत की होगी। ज़रूर उसके साथ कोई मसला पेश आया होगा। नवाब सोहराब खान ने पूछा।
आप क्यों ऐसी बातें सोचते रहते हैं? हकीकत से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अहलिया ने जवाब दिया, ये हकीकत नहीं है, नवाब सोहराब खान ने पुरयकीन अंदाज में कहा। वो बहुत ज़िद्दी थी। उनकी अहलिया ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, किसी की बात मानना उसे गवारा ही कहाँ था। सबकी नाक में उसने दम कर रखा था। वो तो रातों रात मशहूर होने के सपने देखा करती थी, लेकिन खुली आंखों से देखते सपने इतनी जल्दी पूरे कहाँ होते हैं। मैं उसे बहुत समझाती थी कि ये सब फजूल काम है, लेकिन मजाल है जो उसके कानों पर जूं तक रेंग जाती। थोड़ी देर पास खड़े रहकर बिल आखिर उनकी अहलिया बड़े बड़े डग भरती उनके कमरे से निकल गई। मेरी प्यारी बेटी, आज भी मेरा दिल इस बात को मानने से इनकारी है। मैं जानता हूँ कि ज़रूर कुछ और बात होगी, यकीनन मुझसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं हकीकत को कैसे समझ और जान सकूँगा। नवाब सोहराब खान ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए फ्रेम हुई एक तस्वीर को जो सामने दीवार पर लगी थी देखते हुए कहा, तुम एक अदीब थी। जिद नाम की तो कोई चीज़ भी तुम्हारे अंदर ना थी। तुम बहुत ही हौसले और हिम्मत वाली लड़की थी। अपने गम और गुस्से को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेती थी। मैं कैसे मान लूँ कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं तुम्हारी कमी को हमेशा बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ। आज तुम्हें मुझसे बिछड़े पूरा 1 बरस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। न जाने कैसे लोग अपने हाथों से अपनों को दफनाने के बाद भूल जाते हैं। नवाब सोहराब खान तस्वीर को तकते हुए बोले जा रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब ही मंजर देखा, जिसे देखते ही देखते उनकी ज़बान जैसे फक होकर रह गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब कुछ तुम कैसे लिख लेती हो? सवाल किया गया। जवाबन सीरत ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अपने कज़न जब्बार को देखा। पता नहीं कैसे उसने जवाब दिया। ये कैसा जवाब है? जब्बार ने बुरा मुंह मनाते हुए कहा। यही जवाब है, ढिठाई से बताया गया। लगता है तुम्हें मेरा सवाल करना अच्छा नहीं लगता। जब्बार ने उसके चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए पूछा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सीरत ने जवाब दिया। उस वक्त वो जब्बार के साथ उसकी गाड़ी में बैठी जूस पी रही थी। रोड के साथ ही उन्होंने गाड़ी को खड़ा करके सामने दुकान से 2 जूस लिए थे। ये काम हर कोई नहीं कर सकता, जब्बार बोला। कलम की स्याही कागज़ पर फैलाना सबको आता है, लेकिन कलम के आंसुओं को हकीकी जामा पहनाना सबके बस का रोग नहीं होता। सीरत ने जब्बार की तरफ खोई खोई निगाहों से देखते हुए कहा, कलम के आंसू? यार तुम अदीब हजरात भी क्या अजीब होते हो, न जाने इतने अल्फाज कहाँ से हासिल कर लेते हो। जब्बार कह कहा मारकर हंसते हुए बोला। हालात से, सीरत ने जवाब दिया। जब्बार ने सीरत को गौर से देखा तो उसकी आंखों में उसे बहुत से सवाल तैरते हुए दिखाई दिए। क्या तुम उस वाक़ये को फरामोश नहीं कर सकती? जब्बार ने पूछा। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, सीरत बोली। वो मेरी अच्छी दोस्त भी थी। मेरी माँ मुझे हमेशा दोस्तों की तरह नासहाना अंदाज में समझाया करती थी। यही वजह थी कि मैं उनसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी। पापा भी मुझसे काफ़ी फ्रैंक थे, लेकिन वो मामा की तरह नहीं थे। जब्बार, मेरी माँ मुझे बहुत याद आती है। दिल करता है कि मैं भी उनके पास चली जाऊं। बात मुकम्मल करने तक सीरत की आंखें छलक पड़ी थीं। जब्बार को शर्मिंदगी हुई कि उसे सीरत को कुरेदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी मामा मेरे साथ ऐसे घूमती थी कि लोग उन्हें हकीकत में मेरी फ्रेंड समझते थे। लेकिन उस मनहूस घर में कदम रखते ही हमारी खुशियाँ यके बाद दीगरे घर के आंगन से रुखसत हो गईं। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। ये मेरी मामा की कातिल है। मेरे पापा को उस चुड़ैल ने अपने इशारों पर चलाना शुरू कर दिया है। पापा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो उसकी बातों को बहुत अहमियत देते हैं। जब्बार, वो सिर्फ हमारी जायदाद की भूखी है। वो मुझे और पापा को भी मार देगी, सीरत रोते हुए उसे बता रही थी। जब्बार ने सीरत को सीने से लगा लिया था। वो सब कुछ जानते हुए भी लाचार था। वो क्या कर सकता था? सीरत के घर के मामलात में बोलने का उसका कोई हक भी तो नहीं बनता था। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जब्बार ने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा। वो तुम्हें भी मार डालेगी जब्बार, सीरत रोते हुए बोली। कूल डाउन बेबी प्लीज, जब्बार ने उसे खुद से चिपकाते हुए कहा। लेकिन उसके अंदर का गुबार कैसे धुल सकता था? जब्बार के सीने से लगकर कितनी ही देर तक वो धुआंधार रोती रही थी और जब्बार उसे मुसलसल हौसला देता रहा था। उसे अपनी कुव्वत बीनाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने एक अजीबोगरीब मंजर था। उसे अच्छी तरह से याद था कि दरख्तों की शाखों ने
اسے اچھال کر قبرستان کے عین وسط اس جگہ لا پھینکا تھا جہاں کچھ عرصے قبل اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک دوست کی سوتیلی بہن کو گڑھا کھود کر دبایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ اس کی سوتیلی بہن تھی، لیکن وہ نہایت ہی شریف اور عزت دار لڑکی تھی۔ وقت آخر تک وہ ان سے اپنی زندگی اور عصمت کی بھیک مانگتی رہی تھی، مگر جب بھائی کو اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے وقت احساس نہیں ہوا تھا تو بھلا دوستوں کو کیا خاک ہونا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف یوں روشنی پھیلی ہوئی تھی جیسے دن نکل آیا ہو۔ ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روشنی کے پھوٹنے کی بھی کوئی سمت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں سمتوں سے، آسمان کی وسعتوں اور زمین کی گہرائیوں سے، ہر جگہ سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہو۔ تبھی یکلخت موسم میں انتہا کی گرمی پھیلنے لگی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے گرمی کی شدت سے اس کا جسم پگھل کر پانی پانی ہو جائے گا۔ پیاس کی شدت اسے یوں محسوس ہونے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ دور، بہت دور کسی پر جا ٹھہری۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو سر پر بڑا سا مٹی کا گھڑا جیسا برتن اٹھائے چلی جا رہی تھی۔ وہ بے شک بہت دور تھی لیکن اسے واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس لڑکی نے ریگستانی لڑکیوں جیسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ یہی نہیں، اس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، لیکن اتنی دور سے بھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کا چہرہ اسے واضح طور پر دکھائی دے رہا ہو۔ اس کا نام زعیم تھا۔ وہ بی ایس سی پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کا شمار انتہائی تیز ترین اور لائق اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا۔ یہی نہیں، وہ شکل و صورت سے بھی کافی پیارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کتنی ہی الہڑ مٹیاریں اس کے آس پاس بھٹکتی دکھائی دیتی تھیں۔ ظاہری طور پر وہ انہیں لفٹ تک نہیں دیتا تھا، لیکن باطنی طور پر اس کے گندے ذہن میں ان کے لیے عجیب عجیب اور نہایت ہی گھٹیا پلان بنتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کتنی ہی معصوم اور انجان لڑکیاں اس کے ہاتھوں اپنی عصمت دری کروا چکی تھیں۔ اسے شدید پیاس کا احساس ہونے لگا۔ تبھی اس نے بنا سوچے سمجھے اس لڑکی کی طرف سرعت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ جتنی تیزی سے دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ گرتے پڑتے بالآخر وہ اس لڑکی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ لڑکی اس سے بے خبر آگے چل رہی تھی۔ سنو، پلیز مجھے پانی پلا دو۔ اس نے بامشکل تمام اپنی بات مکمل کی۔ لڑکی اس کی بات سن کر رک گئی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ دوبارہ ملتجیانہ انداز میں تقریباً چیخا۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر سے گھڑا نما اس برتن کو اتارا۔ وہ برتن گھڑے کے جیسا تھا لیکن گھڑا نہیں تھا۔ وہ گولائی کی بجائے لمبوتری شکل کا تھا، ایک گھڑے سے تقریباً 2 گنا بڑا اور چوڑا بھی تھا۔ زعیم کو حیرانگی بھی ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکی نے پانی سے بھرے اتنے بڑے برتن کو اتنی آسانی سے سر پر کیسے اٹھایا ہوا ہے، لیکن خیر اسے آموں سے غرض ہے نہ کہ گٹھلیوں سے۔ وہ جلدی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھوں کو ملا کر اس طرح منہ سے لگایا کہ اس برتن سے نکلنے والا پانی سیدھا اس کے منہ میں چلا جائے۔ لڑکی نے اس برتن کو تھوڑا سا الٹایا تو پانی تیزی سے گرنے لگا۔ زعیم نے سرت سے بڑے بڑے گھونٹ پینے شروع کر دیے، لیکن ابھی اس نے 2-3 گھونٹ ہی بھرے ہوں گے کہ وہ کھانستا ہوا یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے پانی نہیں بلکہ کوئی گرم اور گاڑھا سیال مادہ پیا ہے، جس کی وجہ سے اسے اکائیاں شروع ہو گئی تھی۔ جب اس نے برتن کی طرف دیکھا تو اس میں پانی کی بجائے خون گر رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ لڑکی کے چہرے پر پڑی تو خوف سے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جسے انہوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے مار دیا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے اٹک کر رہ گیا۔ خوف سے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اس برتن سے خون یوں سرت سے نکل رہا تھا جیسے کسی ٹیوب ویل سے پانی نکلتا ہو۔ وہ خون ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خون تیزی سے ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی نے زور زور سے قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بار پھر سے زعیم اپنی تمام تر ہمت یکجا کر کے جس طرف منہ لگا تھا دوڑتا رہا۔ دوڑتے دوڑتے ایک جگہ چکرا کر گرا۔ تبھی اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں میں آہنی زنجیریں ڈال دی ہوں۔ تبھی اس کا جسم واپس کھنچنے لگا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ پلک جھپکتے میں وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں لڑکی سے اس نے پانی مانگا تھا۔ اس لڑکی نے ابھی تک اس برتن کو اسی طرح پکڑا ہوا تھا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم خون میں لت پت ہو گیا تھا۔
हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे खून का सैलाब आ गया हो। वो उठकर भागने की कोशिश करता तो फिसल कर फौरन उस खून के सैलाब में गिर जाता। बेवकूफ़, कहाँ भाग रहे हो? लड़की ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा। इतनी दूर से तुम भागते हुए यहाँ तक आए हो, मुझसे पानी मांगा, अब पियो इसे वरना जान से मार डालूंगी। खुदारा मुझ पर रहम खाओ, ज़ईम ने रोते हुए इल्तिजा की। बस इतनी जल्दी हार मान गए? लड़की ने उसे हैरत से देखते हुए कहा। मर्द तो कभी हार मानता ही नहीं, कैसे मर्द हो जो इतनी जल्दी हार मान गए? उस वक्त तो काफ़ी मर्दानगी दिखा रहे थे, बस निकल गई सारी हवा। मुझसे गलती हो गई थी, खुदारा मुझे माफ़ कर दो, ज़ईम ने एक बार फिर इल्तिजा की। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी सज़ा भुगतना लाजिम होता है। लड़की ने कहर आलूद निगाहों से घूरते हुए हाथ में पकड़े हुए बर्तन को जोर से ज़मीन पर दे मारा। दूसरे ही लम्हे जैसे ज़मीन के अंदर से लावा उबल पड़ा हो। ज़मीन पर फैला लहू तेज़ी से गर्म होने लगा। यूं लग रहा था जैसे ज़मीन के नीचे दोज़ख की आग के अलाव जला दिए गए हों। ज़ईम तड़प कर रह गया। उसने बमुश्किल तमाम भागना शुरू कर दिया। हर दूसरे या तीसरे कदम पर वो मुंह के बल गिर जाता और उसके हलक से चीख बुलंद होती। वो लड़की खा जाने वाली निगाहों से उसे मुसलसल घूरे जा रही थी। उसकी हालत ज़ार पर उसे कतई कोई रंज नहीं हो रहा था, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे तस्कीन मिल रही हो। लहू आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा गर्म होने लग गया था। ज़ईम की फलक शिगाफ चीखें दूर दूर तक फैल रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वो बार बार मुड़कर लड़की से जिंदगी की भीख मांग रहा था। तभी लहू से बुलबुले उठने शुरू हो गए। ज़ईम ने खुद को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी धड़ाम से लहू के सैलाब में जा गिरा और उसकी चीखें तक दबकर रह गईं। नवाब सोहराब खान को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो कुछ देखा है वो उनकी नज़रों का धोखा है या फिर एक वाज़े और सच्ची हकीकत। उनकी बेटी की तस्वीर में यूँ लग रहा था जैसे कि आंखें झपकाई गई हों। नवाब सोहराब खान ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसला और दोबारा उस तस्वीर की तरफ बगौर देखा। इस बार उस मंजर में इजाफा हुआ और उस तस्वीर के लबों में जुम्बिश पैदा हुई। आप सही कहते हैं पापा, एक अदीब कभी भी जल्दबाज और अनापरस्त नहीं हो सकता। उनकी समात से सरगोशी टकराई। ये आवाज़ भला वो कैसे फरामोश कर सकते थे? ये आवाज़ तो उनकी चहीती शहजादी की थी, जिसे गुजरे बेशक पूरा एक बरस बीत चुका था, लेकिन उसकी याद आज भी उनके रगोपै में जिंदा थी। तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? नवाब सोहराब खान ने तड़प कर इधर उधर देखा और व्हील चेयर से उठ खड़े हुए। तस्वीर में दोबारा सरगोशी हुई। नवाब सोहराब खान ने फौरन मुड़कर तस्वीर की जानिब देखा और धीरे धीरे चलते हुए तस्वीर के पास जा पहुँचे। ये सब क्या है? नवाब सोहराब खान ने पहली बार तस्वीर के पास पहुंचकर सरगोशियाना अंदाज में पूछा। अपनी जगह पर बैठ जाइए और इस तस्वीर में देखना शुरू कर दीजिए। तस्वीर के लब हिले और एक बार फिर उनकी समात से आवाज़ टकराई। सब कुछ आपके सामने जाहिर हो जाएगा। आज मेरे इंतकाम का दिन है। एक खबीस को सज़ा मिल चुकी है, 3 बाकी बचे हैं, अब उनकी बारी है। जब तक आप यहाँ सब कुछ देखें तब तक मेरा इंतकाम अपने अंजाम को पहुँच चुका होगा। इसके बाद हिलते लब यकदम साकित व जामिद हो गए। नवाब सोहराब खान हैरत के समंदर में गर्क सब कुछ देख और सुन रहे थे। हुक्म की तामील करते हुए मुड़कर वो अपनी व्हील चेयर पर बराजमान हो गए और उनकी निगाहें मुतवातर उसी तस्वीर पर मरकूज रहीं। तभी उन्होंने देखा कि सामने लगे फ्रेम में तस्वीर ने रंग बदलना शुरू कर दिया। यूं लग रहा था जैसे उस तस्वीर में पानी का सैलाब शुरू हो गया हो। तभी कुछ मनाजिर उन पर आया होना शुरू हो गए और उसके बाद एक फिल्म शुरू हो गई, जिसका एक एक हिस्सा नवाब सोहराब खान को हैरत के समंदर में गौताजन करने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका दूसरा हिस्सा जल्द पेश कर दिया जाएगा। इस कहानी से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।